तो तो आज हम पढ़ेंगे एसे 260। तो एसे 260 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब ये तो मतलब बच्चों का फेवरेट चैप्टर रहा हुआ है इंटर में, राइट? कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ जो भी कम्युनिकेशन करनी है। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले ना कुछ चीज़ें बता दूँ। कल का चैप्टर तो आई थिंक हमारा 48 कितना 1 घंटे के पहले पहले हो गया था, राइट? देखो, आज का चैप्टर इजी है। आज के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टडी मैट में नहीं है, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आज के है ना चैप्टर में एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, कुछ डाउट्स आते हैं मेरे पास कि सर हमें क्या वही सब कुछ मटेरियल पढ़ना है जो कि सर आप क्वेश्चंस में मार्क करवाते हो? क्या वही पेपर में पढ़ के जाना है? तो आंसर इज़ बिग नो यार। पहली बात देखो, यहाँ पर ये जितना भी कुछ लिखा है मैं तुम्हें मार्क करवाता हूँ, तो जो भी मैं तुम्हें मार्क करवा रहा हूँ ना, जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ वो आपका न्यू क्वेश्चंस के लिए है भाई। न्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्लस आपका एमसीक्यू भी आ सकते हैं। देखो, न्यू क्वेश्चन तो बहुत रेयर है कि आएगा आएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है। न्यू क्वेश्चन भी एक आध तो टकरा ही जाता है, एक दो तो मतलब अटेम्प्ट में आते ही आते हैं। दूसरा होता है जो मैं क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ वो तो भैया आपको करने ही करने हैं। जो मैं आपको छुड़वा रहा हूँ वो आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ वो तो करने ही करने हैं, और जो मार्क करवा रहा हूँ वो भी रीड करना है। तो जो भी मैं मार्क करवाता हूँ ना उसको रीड में लिख देना, या लिखो ही मत कुछ भी, उसको बस रीड कर लेना और तुम भी मार्क कर लो उसको, जो भी मैं मार्क करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ऑडिट करते हुए। अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होता कौन है? तो ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इतना याद रख लो, माइंड में हमेशा डायरेक्टर्स याद रखना, मतलब डायरेक्टर से हमारी क्या क्या डिस्कशंस हो रही है, ठीक है। रख लिया दिमाग में, अब आगे चलते हैं। तो पहले तो ये पढ़ो, ऐसे 260 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब हम अपनी ऑडिट करते हुए जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन की टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मतलब डायरेक्टर्स के साथ, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि कौन होते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो लिख लो। इतना पूरा पढ़ने से अच्छा है लिख लो। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इन कंपनीज, ठीक है। पार्टनर्स होते हैं इन पार्टनरशिप फर्म, लिख लो, पूरा लिख लो। और ट्रस्टी होते हैं इन ट्रस्ट, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये होते हैं हमारे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, टीसीडब्ल्यूजी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब पढ़ो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा हुआ है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस डिनोट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ट्रस्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भैया? वो ना ओवरसी करते हैं, मतलब उनका काम है देखना स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन टू रिलेटेड अकाउंट, रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मतलब एक तरीके से जो भी मतलब स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो देख रहे हैं, और उसके साथ है ना जो भी अकाउंटेबिलिटी है मतलब एंटिटी की ओर से, वो अकाउंटेबल है। कुछ भी कल को एंटिटी में हुआ, पकड़े कौन जाएंगे? बात किसके ऊपर पहुंचेगी? वो इनके ऊपर ही पहुंचेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी लेने वाले यही हैं, अकाउंटेबल भी यही हैं। इसको भी मार्क कर देता हूँ, अकाउंटेबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर है ना लिखा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों को कि फिर सर मैनेजमेंट कौन होता है? अच्छा, ये पेपर में टीसीडब्ल्यूजी और ये मैनेजमेंट को एमजीटी लिख सकते हैं? आंसर इज यस, लिख सकते हो। इसके लिए एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता है। मैंने जितनी भी कॉपीज देखी हैं उसमें नहीं काटे हुए मार्क्स। तो मैनेजमेंट कौन होता है? जो भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, लिख लो। मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारे लिए, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी बंदा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होता है वो तुम्हारा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। अब तुम्हारा जो भी मैनेजमेंट होगा ना, अच्छा मैनेजमेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर हाँ दे सकता हूँ। एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया। अब तुम सोचोगे कि आज तक हम ये सीईओ सीएफओ को तो शायद वो समझ रहे थे, क्या नाम है, टीसीडब्ल्यूजी समझ रहे थे। तो आंसर इज बिग नो। आप किसी भी कंपनी में जाते हो वहाँ पर सीएफओ सीईओ आपके बगल वाले कैबिन में ही बैठे होते हैं, ऑडिटर को इतनी इज्जत मिलती है। तो वो लोग तो भैया बस मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट डायरेक्टर भी मैनेजमेंट में आते हैं।
उससे ऊपर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो बस मीटिंग के वक्त दर्शन देते हैं, वो होते हैं भैया हमारे TCWG, जिनके साथ हमें मीटिंग अरेंज करनी है। और इस पूरे एसेज में हम वही पढ़ेंगे कि उनके साथ हमें बात क्या करनी है। इसके बाद नहीं, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया। एक चीज़ यहाँ पर मेरे को अच्छी लगी थी, ये रही, फॉर सम एंटिटीज़ का मतलब यहाँ पर लगा लो जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं। कह रहे हैं स्मॉल एंटिटी में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सनल, मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ही मैनेजमेंट होगा। ठीक है, एक ये पॉइंट मेरे को बताना था, क्योंकि देखो स्मॉल एंटिटीज़ में क्या होगा, स्मॉल एंटिटीज़ में कोई डायरेक्टर तो होगा नहीं, जो पर्सन होगा वही मालिक होगा, वही सब कुछ होगा, तो वही TCWG है, कुछ वही मैनेजमेंट है। जहाँ मैं पहली बार ऑडिट करने गया था ना, वो बहुत छोटी कंपनी थी, 50-60 करोड़ की उनके टर्नओवर थी। वो बनाती थी हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाती थी, तो उनके वहाँ पर मैं जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट मेरे लिए मैनेजमेंट था। ठीक है, उसको मैं हर चीज़ बोलता था। और जो उसके ऊपर था, जो हमारा TCWG था, वो हमारा मालिक ही था, जो कंपनी का मालिक था वही TCWG था भाई। ठीक है, वो हमारे लिए 2,000 रुपये देता था लंच के लिए, पता है। पता नहीं अचानक से कैसे याद आ गई मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा छोड़ दो, अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर पे। भैया हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्या कर रहे हैं इस ऐसे में। ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग ऐसे 260 के अंदर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, देखो हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं, मैं मार्क ही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के आएंगे TCWG को। इन ऑडिटर्स इन रिलेशन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, हम अपने प्लान स्कोप और टाइमिंग बता के आएंगे कि हम क्या काम करेंगे, किस टाइम पर करेंगे, ये सब भी बता के आएंगे। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ क्लियरली बता के आएंगे TCWG को। ठीक है, क्लियरली बता के आएंगे TCWG को। जैसे हमारी हमारी क्या क्या मतलब लाइक हमारा टाइमिंग्स क्या है, कि अभी हम जैसे कि हम ये अभी अभी हम आते ही हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंसेस चेक करेंगे, राइट, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि देखो हम ना डेटर से रिलेटेड ये बात करेंगे, लेकिन वो हम 2 महीने बाद करेंगे भाई। ऑडिट बहुत बड़ी है, डेटर से रिलेटेड 2 महीने बाद डिस्टर्ब करेंगे, तब तक आप अपनी 2 महीने तक एजिंग बना लो, ये बना लो। तो ये हम बता कर आएंगे पहले से। ऐसे नहीं कि आपने ऑडिट शुरू कर दिया अचानक से बोल रहे हो आप कि मेरे को डेटर की एजिंग लाना, वो कहेंगे हमने बनाई नहीं है। हमने कहा यार ऐसे नहीं होता, चलो हम तो घर जा रहे हैं, जब आप बना लो तब हम वापस आ जाएंगे। नहीं, पहले से अपना सब कुछ बता के आओ कि देखो इस टाइम पे हम ये करेंगे, आप ये तैयार रखना, ताकि हम चेक कर सके। देखो हम छोटी कंपनी में क्या करते थे, हम लोग ना पहले से ही अपने एक पेपर पे लिख लेते थे कि हमें क्या क्या करना है। तो हम उसको बता देते थे कल ये चीज़ें तैयार रखियो, हम कल ये चीज़ें चेक करेंगे। तो पहले से ही हम अपना स्कोप, अपनी टाइमिंग बता के आ रहे हैं। इसके बाद है टू ऑब्टेन दोज चार्ज विद गवर्नेंस इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द ऑडिट, तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे जो भी हमें चाहिए, रेलिवेंट है ऑडिट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्क करो इसको बस। टू प्रोवाइड दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद टाइमली ऑब्जर्वेशन, इसका क्या मतलब है, देखो ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट कंप्लीट हो जाने के बाद अपनी सारी ऑब्जर्वेशन TCWG को दे रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना टाइमली ऑब्जर्वेशन देनी पड़ेगी अपनी। जैसे टाइम टू टाइम मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑडिट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही मेरे को कुछ फाइंडिंग मिली मैंने TCWG को बता दी। ऐसे नहीं मैं सोचूं कि यार एक बार है ना पूरी ऑडिट हो जाने तो फिर मैं सब कुछ बैठ के आपको आराम से बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, टाइमली आप बताते हुए चलो। इसके बाद है टू प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG, तो हमें ना एक टू वे कम्युनिकेशन बनाना है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में भी कोई बंदा आ रहा है, हम मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि तू बता दियो हमारे बिहाफ पे, नहीं ये नहीं होगा, आपको खुद को बताना पड़ेगा। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन एक बनानी पड़ेगी उनके साथ। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। एक है ना लाइन यहाँ पर लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ आपको, बेटर रहेगा। कम्युनि यहाँ लिख दो, कम्युनिकेशन बाय ऑडिटर डज नॉट relieve management of their responsibility। क्या कह रहा है ये, हमने कम्युनिकेशन कर दिया TCWG का, इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया भाई।
मैनेजमेंट की भी एक जिम्मेदारी होती है कि मान लो हमें कोई फाइंडिंग मिली जिस पे हमने मैनेजमेंट से डिस्कशन किया, फिर हमने टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट अब टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस नहीं करेगा। भाई मैनेजमेंट का जो रोल है टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करना, अपना इंटरनल जो मैटर है वो डिस्कस करे। अगर मैंने मैनेजमेंट से किया है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मेरे को एसेट्स में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गया या एसेट्स में डेप्रीशिएशन में कुछ गलती मिली, ये ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने मैनेजमेंट को बताया देखो तुम्हारा डेप्रीशिएशन ऐसे तुमने ना गलत कैलकुलेट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने इंटरनल ऑडिटर से करवाया था भैया। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये गलत किया हुआ है। मैंने टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दिया क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दोनों को बताना सिग्निफिकेंट मैटर्स पे। अब मैंने बता दिया, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट को मैंने बता दिया, टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया, ठीक है। मैं टीसीडब्ल्यूजी ने कहा कि मैनेजमेंट को तुमने बता दिया, वो कहते हैं हाँ मैंने बता दिया। तो टीसीडब्ल्यूजी को लगा कि मैनेजमेंट ने ठीक करवा दिया होगा अपने इंटरनल ऑडिटर से, मैनेजमेंट को लगा कि टीसीडब्ल्यूजी ने ठीक करवा दिया होगा क्योंकि इन्होंने तो बोल ही दिया है, मतलब हमारे ऑडिटर ने तो बोल ही दिया है टीसीडब्ल्यूजी से, तो उनको लगा कि चलो ठीक है हो गया होगा। लेकिन आंसर इज नो, मैनेजमेंट भी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुआ है। वो टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेगा कि भैया मैं बुला रहा हूँ इंटरनल ऑडिटर को कि वो बुला रहा है, कौन ठीक करवाएगा इस गलती को। सेम वाइसा वर्सा। अच्छा वाइसा वर्सा क्या, यहाँ लिख लेना यार, वाइसा वर्सा मत लिखना तुम लोग। सेम क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ नहीं, वाइसा वर्सा मत लिखो यार, ये है ना वो सही नहीं रहेगा, ये एक मिनट, वाइसा वर्सा मत लिखो यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है ना सेम वो चीज़ आ जाएगी कि मान लो मैंने कोई सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट को बताया और मैनेजमेंट ने टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब मेरी टीसीडब्ल्यूजी को बताने की जिम्मेदारी खत्म, मेरे को टीसीडब्ल्यूजी को भी बताना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मान लो मतलब ये अगर ऑडिटर मैं हूँ और ये मैनेजमेंट है और ये टीसीडब्ल्यूजी है, तो मुझे दोनों को बतानी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। और इसको इसको भी बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने मैनेजमेंट को बता दिया, इसने इसको बता दिया, मैं कहा हो गई जिम्मेदारी पूरी। नहीं, मुझे अपने हिसाब से भी टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा कि देखो वो एक गलती मिली थी, वो हमने ऐसे करेक्ट करवा दी है, ये डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा नहीं हुआ था कहीं, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा ये क्यों बताया, क्या इंपॉर्टेंट है? आंसर इस इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू, और वैसे भी नॉलेज के लिए भी यार ये पता होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि कल को आप ऑडिट में फंस जाओगे, आपको कुछ दिक्कत आएगी, तो आप लास्ट टाइम पे जब स्टडी मैट खोलोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी ना जो मैंने लिखवाई हैं। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर। अच्छा ऑडिटर को कौन कौन से मैटर्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो देखो, ओ सॉरी, बाय द ऑडिटर। ऑडिटर मैटर्स क्या क्या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर रहा है। तो पहले तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने बताई? देखो सबसे पहले तो इसने बताया कि देखो मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करके आऊँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मतलब ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है इन फॉर्मिंग एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया है मैनेजमेंट में ने, किसके उसके अंदर आकर, ओवरसाइट में आके, टीसीडब्ल्यूजी के ओवरसाइट मतलब उसकी निगरानी में मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर किया है, उसके डायरेक्शन पे जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है उस पर मैं ओपिनियन देकर आऊँगा, ठीक है। और मैं साथ में ये भी बता के आऊँगा कि भैया मेरे ऑडिट करने से मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी रिलीव नहीं होते हैं अपनी उससे जिम्मेदारियों से, जैसे कि ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव द मैनेजमेंट और दोस्त गवर्नमेंट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया आप लोग जिम्मेदारी मुक्त नहीं होते हो, मैं तो ऑडिट करने जा रहा हूँ, किस लिए? मैं तो ओपिनियन देने जा रहा हूँ अपना। ये थोड़ी ना कि मैंने ऑडिट कर ली तो कल को कुछ मतलब पकड़े गए या कुछ हो गया तो भैया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे आ जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया हमारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ठीक है आगे आएगा वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। याद रखना कि सबसे पहला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सॉरी हम क्या कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये लिखना पड़ता है, पता है हमें लिख कर देना पड़ता है, ये वाला पॉइंट ये लिख के देना पड़ता है कि हमारी जिम्मेदारी बस ओपिनियन देना है, तुम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होगे अगर हमने ऑडिट कर दी तो। दूसरा है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ये पूरा मत पढ़ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, मतलब ये तुम्हें नॉलेज में होना चाहिए, बस रीड कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको क्या बता के आना है,
अपना प्लान स्कोप, मतलब आप क्या काम करोगे, उसकी क्या टाइमिंग रहेगी, वो आपको बता के आना है, एक ओवरव्यू देकर आना है। अच्छा, ये पूरा डिटेल में क्यों नहीं है? इंटर लेवल पे डिटेल में था, फाइनल लेवल पे नहीं है। फाइनल लेवल पे इतना सिली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आ जाओ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक तो हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बताएगा, अपना प्लान स्कोप और टाइमिंग बता के आएगा, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कोई अगर हमें मिली है तो वो बता के आएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, इंडिपेंडेंस बता के आता है। ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने अलग से पॉइंट दे दिया, वरना वो फोर्थ पॉइंट होता है कि अपनी इंडिपेंडेंस बता के आएगा। ये हमने इंटर में पढ़ा था कि ये फोर्थ पॉइंट होता है। यहाँ पर इन्होंने फोर्थ पॉइंट ना दे करके, मतलब डी पॉइंट ना दे करके अलग से पॉइंट बता दिया उसको। तो ये चार चीज़ें बता के आता है। अच्छा, मैं चार चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ क्यों मैं इसकी ये इतना बोल रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। क्या है पहला क्वेश्चन? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के दौरान में एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो ये, और यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कंपनी, यार ये कौन सा सिलेक्टेड है, एक मिनट बच्चों। एक एक एसोसिएट्स है, वो स्टार्ट ऑडिट कर रही है लिस्टेड कंपनी का। ठीक है, तो हमने CAU ने देखा कि CAU एंगेजमेंट पार्टनर है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग दैट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वन ऑफ द एसए ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कह रहा है कि एक एसए के अकॉर्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिकेट द फॉलोइंग मैटर टू TCWG। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कौन सा आएगा, 260 एसए, वही तो पढ़ रहे हैं हम। फिर उसमें इसने बोला, कह रहा है कि हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है। एक तो वो कह रहा है कि एक तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेट करना है, अपना स्कोप और टाइमिंग बता के आना है, और ऑडिटर इंडिपेंडेंस बता के आनी है, जो कि अभी नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। अभी तो हम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन दे दी। वैसे ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। ये क्वेश्चन की लाइन बहुत छोटी सी दे रखी है और हल्की से कहीं घुसा के दे रखी है। विच ऑफ द मैटर इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, डिस्कस दैट मैटर। अब पता है होता क्या है, बच्चा है ना जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ता है। हाँ भाई ये CAU एंगेजमेंट पार्टनर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया 260 आ गया। हाँ क्या बोला हुआ है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्कोप एंड टाइमिंग और ऑडिट इंडिपेंडेंस, इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके आ गया। बच्चा इतना बेवकूफ़ होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बताना है कि देखो 260 क्या कहता है, 260 का नाम बताना है, डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद TCWG इन रिलेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखना है। फिर आपको बताना है कि देखो वहाँ पर वेरियस मैटर्स होते हैं जो लिस्ट किए गए हैं, जो मैटर आपको बताने हैं वहाँ पर। ठीक है, मैटर्स बताने हैं जो यहाँ पर लिस्ट नहीं किया हुआ। देखो 3 मैटर्स तो बता रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रखा है, स्कोप टाइमिंग बता रखा है, ऑडिटर इंडिपेंडेंस मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ICAI ने अलग से हेडिंग दी हुई है, तो वो भी बता रखा है। यहाँ पर एक मैटर नहीं बता रखा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो वो मैटर नहीं बता रखा, वो अब हमें डिस्कस करना है। तो वो हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करके आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा लो डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स? तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना से कहाँ तक लिखना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको पूरा लिखना है। क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, मैं बता देता हूँ। तो ऑडिटर व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। क्या कहना चाहता है ये, कि कह रहा है कि ऑडिटर को अपने है ना सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब नीतियाँ, जो भी कंपनी की नीतियाँ हैं, वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर, वो मतलब उसको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे जो उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं, कि भैया ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये एंटिटी की इस पे नीतियां बनी हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन जो है वो आपने स्टेट लाइन पे चार्ज किया हुआ है। ठीक है, आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो इस तरीके से ले रखे हैं, गोइंग कंसर्न आपने एज्यूम किया हुआ है। तो मुझे बस वो नीतियां जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो एक बार डिस्कस कर लेनी है, कि भैया देखो आपने ऐसे 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 किया हुआ है। ठीक है, हमने कर ली। फिर कह रहा है व्हेन एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हुआ तो ऑडिटर शेल एक्सप्लेन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस व्हाई ऑडिटर कंसीडर अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अगर ये एप्लीकेबल हुआ ये पॉइंट तो बता के आएगा ऑडिटर टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, वो वाला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट एक्सेप्टेबल अंडर द एप्लीकेबल FRF, नॉट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटिटी।
क्या कहना चाह रहा है ये, लिख लो यहाँ पर। ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम कौन सी वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है जो सही नहीं है, मतलब उसको लगता है कि ये सही नहीं है, नॉट नॉट टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये सही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान लो आपका डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, कंपनी ने किया हुआ है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। आप कह रहे हो, आप जो ऑडिटर है वो कह रहे हैं कि नहीं 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 भैया, ये तो WDV के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी वैसे भी वो टैक्स ऑडिट में आती है और आपकी कंपनी में और कुछ है नहीं, तो WDV के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोग गलत कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कंपनी हो ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, या फिर कोई मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई या कुछ और है, तो हमने कहा आपको तो WDV के अकॉर्डिंग आना चाहिए, आपने तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ही गलत ले रखी है। तो मैं आप उनको बता के आऊँगा अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। तो आपका अगर कोई भी आपको लग रहा है इन तीनों में से कुछ गलत आपको लग रहा है, तो आप वो बता के आओगे, ठीक है। इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, अगर आपको ऑडिट के टाइम कोई भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट करने में, तो वो आप उसको बताओगे कि भैया देखो ये मेरे को डिफिकल्टी आ रही है, इसकी वजह से मैं ऑडिट ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो, अनलेस ऑल दोस चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। इसका क्या मतलब है, पहले तो इस लाइन का ना मतलब नहीं समझ आता बच्चों को। ये कहना चाहता है अनलेस मतलब ये नहीं है, कह रहे TCWG अगर मैनेजमेंट के बराबर है, मतलब TCWG और मैनेजमेंट सेम है किसी कंपनी में, अनलेस का मतलब है ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है अगर वो सेम नहीं है तो सिग्निफिकेंट मैटर जो हमने मैनेजमेंट को बताए थे ना, वो अब हम TCWG को भी बताएंगे। यहां लिख लो, जो मैनेजमेंट को हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स बताए थे वो हम TCWG को भी बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हम ले लेंगे TCWG से। मैनेजमेंट से तो हमने लिया ही लिया था, अब हम TCWG से भी एक WR कॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर मैनेजमेंट और TCWG सेम नहीं है तो अल्टीमेटली देखो छोटी कंपनी में तो सेम होती है, वहां जो मैनेजमेंट को बता दिया वही TCWG को बता दिया, वहां जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लिया वही TCWG से ले लिया। लेकिन जो छोटी कंपनी नहीं होती, जहां अलग अलग होते हैं TCWG मैनेजमेंट, तो वहां पर आपको अलग अलग परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट को जो बताया वो TCWG को भी बताओगे, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लिया वो TCWG से भी लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, सर्कमस्टांसेस। अच्छा वैसे मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात बताता हूँ, जो जो ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है ना हम लेते हैं ना, वो एड्रेस ही हम मैनेजमेंट और TCWG दोनों को करके उन दोनों के सिग्नेचर ले लेते हैं, तो एक ही बनवाते हैं हम। द सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ एनी। अगर अगर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी फॉर्म या फिर कंटेंट में कुछ भी मतलब कुछ भी अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी मैं बता के आऊँगा। मैं बता के आऊँगा कि यार मेरी ऑडिट रिपोर्ट में ना ये जो चीज़ थी ये फॉर्म बदल रहा है, कारों की ये रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी कंपनी में ये अप्लाई हो रहा है, तो उस वजह से मेरे को इस एरिया पे काम करना पड़ेगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी में हो रहा है, तो मुझे कारों का ये वाला पैराग्राफ डालना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो ये सब बता के आना पड़ेगा, ठीक है। अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, एक मिनट, हाँ, अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर रेलिवेंट टू द ओवरसाइट ऑफ TCWG, ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, कह रहे कोई अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो मुझे लगता है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से कि ये पता होने चाहिए इन लोगों को, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये लोग मतलब इनके काम आ पाए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पढ़ो, ये भी लिखना है इस आंसर में। जब ये आंसर आप लिखोगे ना यहाँ पर, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, तो इस आंसर में ये भी लिखना है। द कम्युनिकेशन ऑफ द फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट में इंक्लूड रिक्वेस्टिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ऑडिट एविडेंस के लिए कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले लो उनसे, ठीक है। For example, the auditor may confirm that those charged with governor has the same understanding of the fact and circumstances relevant to specific transaction event. कोई specific transaction या event है, उससे related मुझे लगता है कि भाई मुझे ये further information चाहिए, तो मैं ले लूँगा। जैसे कि इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन। हो सकता है कि देखो मैं कुछ और बोल रहा हूँ, TCWG कुछ और समझ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं कम्युनिकेट कर लूँगा कि क्या TCWG और मैं क्या सेम पेज पर हैं, क्या सेम अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए हम दोनों के बीच, तो इसलिए मैं सब कुछ डिस्कस करते हुए चलूँगा।
खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है और है क्या, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अगर हमें आती है तो हम TCWG को बताते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर है, ये सारे के सारे है ना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स थे हमारे जो हम TCWG को बताएंगे। तो कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो आ रही है वो क्या क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई कहानी वानी नहीं आएगी, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई केस स्टडी नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बताओ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या होती हैं, तो आपको बताना है। तो इसके लिए मैं एक वो बना लेता हूँ, आपका न्यूमेरिक बना लेते हैं, ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूँ, TRAGID, ट्राजिड, ट्रेजिड 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 ट्रेजिड, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ ना इसको, TRAGID, ट्रेजिड, ट्रेजिड इसका वो है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहना चाहता है ये, चलो पढ़ लेते हैं। देखो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हमें क्या क्या आ सकती हैं, तो पहला है सिग्निफिकेंट डिले इन मैनेजमेंट बाय डिले, सिग्निफिकेंट डिले आ गया बाय मैनेजमेंट इन अनअवेबिलिटी ऑफ एंटिटीज पर्सनल और अनविलिंगनेस मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब डिले कर रहे हैं ये, मतलब मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट 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 दे रहे हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं TCWG को बता के आऊँगा कि भैया देखो मेरे को ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आ रही हैं अपनी ऑडिट करने में, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, ठीक है, ऐसे मैं ऑडिट नहीं कर पाऊँगा। और अगर ऐसे चलता रहा तो भैया फिर मैं क्या करूँगा, आप बताइए, कुछ सोच पा रहे हो। ऐसे 705 डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन, अगर परवेसिव हुआ तो डिस्क्लेमर और परवेसिव नहीं हुआ तो क्वालिफाइड, ये कल भी पढ़ाया था मैंने अपनी क्लास में, याद आया कुछ, क्योंकि हम सफिशिएंट एंड ऑडिट अप्रोप्रिएट एंड ऑडिट एविडेंस अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हम डिस्क्लेमर देकर आते हैं, याद आया कुछ। तो अगर ये डिले इतना ज़्यादा चलता रहा और हम उसकी वजह से हम कुछ अपना ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाए तो भैया मैं वहाँ डिस्क्लेमर देकर आऊँगा, ये इतना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं उनको बता के आऊँगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, डिले हो रहा है, कई लोग कहेंगे डिले हो रहा है तो हो रहा है भाई, काफ़ी कंपनीज में होता है, उसमें क्या हो गया, नहीं भाई डिले हो रहा है तो ये इतना खतरनाक है भैया, मैनेजमेंट सुन लो, मैं अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करके आऊँगा, और रिपोर्ट मॉडिफाई तो तुम भी नहीं चाहते। इसके बाद इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एन अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम, तो T फॉर टाइम है यहाँ पर, कोई हमें ना बहुत कम टाइम, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट टाइम मिला है अपनी ऑडिट करने में, शॉर्ट इसका मतलब हो गया शॉर्ट टाइम हमें मिला है अपनी ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो मैं उसको बोल के आऊँगा TCWG को, देखो हमें बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, आपने हमें अपॉइंट किया है 1 महीने बाद रिपोर्ट देनी है, मतलब 1 महीने बाद डेडलाइन है, और आपकी इतनी बड़ी कंपनी में कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है भैया, ठीक है, तो वो मैं बता के आऊँगा कि ये गलत बात है। इसके बाद है एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस या मार्क कर लो, तो A फॉर ऑडिट एविडेंस हो गया कि हमें है ना एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट लगाना पड़ रहा है ऑडिट एविडेंस को जुटाने में, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिट एविडेंस मैं लेने जा रहा हूँ तो मैनेजमेंट मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं भाई, सारा एफर्ट्स अगर मैं ऑडिट एविडेंस लगाने में लगा दूंगा तो मैं ऑडिट कब करूँगा। इसके बाद है अनअवेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं करवा के दे रहा मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द ऑडिट बाय मैनेजमेंट, भैया उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मैं बोल रहा हूँ डेटर को मैं वो भेजना चाहता हूँ, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, डेटर्स के को मैं क्लैरिफिकेशन भेजना चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, मना कर रहा है मैनेजमेंट, कह रहा है आप हमारे डेटर को छू ही नहीं सकते, कल को आपने अपने खुद के डेटर्स खुद के क्लाइंट्स बना लिए तो। मैं कहा भैया मैं तो ऑडिट सर्विस देता हूँ, मैं कहाँ से बना लूँगा, वो कहेगा आप किसी कंपनी को जानते हो और बता दिया तो मैं आपको डेटर से नहीं मिलने दे रहा। मैं कहा ये नहीं चलेगा सब कुछ, ठीक है, आप अपने खुद की एजम्पशन से कुछ भी मेरे पे शक करो, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैंने ये जो एग्जांपल दिया है रियल लाइफ का एग्जांपल है, पता है मेरे साथ हो चुका है, एक्चुअली मेरे साथ नहीं होता, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी, मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है मैनेजमेंट किसी भी चीज़ के ऊपर आपको करने से, तो आप TCWG को बताओगे कि ये मेरी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज़ है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है
कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब मैनेजमेंट की अनविलिंगनेस है कि भैया वो तो एंटिटी को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता, गोइंग कंसर्न ही नहीं कर पा रहा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है भैया मैनेजमेंट जिन हालातों से गुजर रहा है, मेरे को लग रहा है कि भैया ये कंपनी तो बंद होने वाली है। तो ऐसा कोई केस है तो वो भी मैं बता के आऊँगा कि हाँ मेरे को गोइंग कंसर्न के आसरे नहीं लग रहे हैं। तो आप बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सारा छोड़ दो भाई, रिलैक्स करो बेटा, तुम्हारा ये सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। आ जाओ इंडिपेंडेंस वाले पे। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज़। तो मैं इसका क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन मार्क करवाऊँ यहाँ पर, मैं नहीं मार्क करवा रहा, इसका मैं एक क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ बस, क्वेश्चन नंबर नहीं दे रहा। नंबर मैं तब दूंगा जब मैं अपनी खुद की कॉपी में आपको लेकर जाऊंगा। यहाँ मैं बस क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ और ये आपको मिलेगा स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, मतलब पीछे ही है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। मैं देखूँ इसमें कुछ है कि नहीं, वैसे देखो कुछ नहीं है। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस के बारे में बात की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा। नहीं, इस क्वेश्चन में एक बार चल ही लेते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक लाइन आ रही है जो मेरे को दिखानी ज़रूरी है। देखो, सीए शैली गोयल थी, उसको ना अपॉइंटमेंट मिली रूट लिमिटेड की, एक लिस्टेड कंपनी की अपॉइंटमेंट मिली है, ठीक है। द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी वांट्स टू जस्टिफाई हिज इंडिपेंडेंस। ऑडिट कमेटी कह रही है कि भैया क्या तुम इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने कहा ठीक है, ऑल्दो शी इज़ इंश्योर दैट देयर इज़ नो थ्रेट और इंडिपेंडेंस, उसने इंश्योर कर दिया कि देखो कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट हूँ मैं, कोई भी थ्रेट नहीं है। लेकिन उसको लगा कि ये ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है भैया ये सब पता लगाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, या फिर मेरे से TCWG पूछ सकता है, ये ऑडिट कमेटी नहीं पूछने आएगी मुझसे, ये गलत बात है। तो बताओ अपनी ओपिनियन बताओ कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया। पहले तो देखो इंडिपेंडेंस पता लगते ही मेरे को पता चल गया कि मेरे को इंडिपेंडेंस लिखना है, ठीक है, तो ये आंसर लिखना पड़ेगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा उसने एक और पॉइंट बोला था कि ऑडिट कमेटी नहीं बोलेगा कि मेरे को कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं, ठीक है, बस ये 2 लाइन याद रखना। अब देखो पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म्स as appropriate the firm and when applicable network firms has complied with the relevant ethical requirement regarding independence। पहले तो है ना मैं TCWG को एक स्टेटमेंट दे के आऊँगा कि देखो मेरी एंगेजमेंट टीम, मार्क कर लेते हैं इसको, मैं एक स्टेटमेंट दे के आऊँगा TCWG को कि मेरी एंगेजमेंट टीम, ठीक है, एंड अदर्स इन द फर्म एंड नेटवर्क फर्म्स, ये सब रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये मैं बता के आ रहा हूँ कि भैया ये सबके सभी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई भी कर रहे हैं और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, क्या दे दी, स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, दे दी। इसके बाद पढ़ो यहाँ से, ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म नेटवर्क फर्म। नेटवर्क फर्म क्या होती है, जो मेरी फर्म से रिलेटेड है, इसको हम प्रोफेशनल एथिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद कर लो। हमारी फर्म, हमारी नेटवर्क फर्म्स जो भी एंटिटी के साथ प्रोफेशनल ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट में भी रीजनेबल थॉट दे बियर इंडिपेंडेंस, मतलब हम ना चेक करेंगे कि सारी रिलेशनशिप जो हैं या अदर मैटर्स हैं, जरूरी नहीं है देखो हम ऑडिट ही कर रहे हो सकता है हम ऑडिट कर रहे हो और कोई और सर्विसेज भी दे रहे हो सकता है हम ऑडिट कर रहे हो हमारी नेटवर्क फर्म में से कोई, नेटवर्क फर्म्स में से कोई है जो अदर सर्विसेज दे रहा हो, ठीक है। तो हम वो इंश्योर करके आएंगे कि उसकी वजह से कोई भी इंडिपेंडेंस को थ्रेट नहीं होना चाहिए। दिस शैल इंक्लूड टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में मतलब करंट ईयर में जिसमें हम ऑडिट कर रहे हैं, इस पीरियड में जितनी भी टोटल फीस चार्ज हुई है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कितनी हमारी कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इस ईयर में कितनी हमारी ऑडिट की है, कितनी हमारी नॉन ऑडिट की है, ये हम देखेंगे, ठीक है। और ये किसने प्रोवाइड करी है ये सर्विसेज, या तो हमने करी है या नेटवर्क फर्म ने करी है, टू किसको, टू द एंटिटी को, एंड कंपोनेंट कंट्रोल बाय द एंटिटी, या फिर उसको करी है, उस एंटिटी को करी है जो एंटिटी को कंट्रोल करता है। दीज फीस एलोकेट, इस फीस में है ना हम कैटेगरी बना के आएंगे कि देखो ये ऑडिट की फीस है, ये अदर उसकी अदर सर्विसेज की फीस है,
ये हम क्यों बता के आएंगे, क्योंकि पता है आगे चल के हम प्रोफेशनल एथिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं बता रहा, कि हम ना वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किसकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए, क्या हमारी फ़ीस ऐसा तो नहीं अदर सर्विसेज की बहुत ही ज़्यादा है और ऑडिट की बहुत ही कम है, ऑडिट की हमने बोला 10,000 फीस है, अदर सर्विसेज की फ़ीस हमने दिखा दी बहुत ज़्यादा, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो हम ये सब देख कर आते हैं एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये सब यही लिखा हुआ है आगे, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली यहाँ पढ़ना ये चाहते हैं कि हम एक तो अपना सारा रिलेशनशिप देखेंगे, अपने फर्म, अपना फर्म का, अपनी नेटवर्क फर्म का जो भी एंटिटी के साथ है कि उसका कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा इंडिपेंडेंस पे, और हम ये भी देखेंगे कि जितनी भी हमारी फीस है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, रिलेटेड सेफ गार्ड्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू द एलिमिनेट आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। इसके बाद हम देखेंगे कि हम जो भी इंडिपेंडेंस के जो भी हमारे थ्रेट है उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं और उसको हम कितना से कितना कम कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, आप पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। मेरी फर्म जैसे कोई सर्विसेज देती है अगर क्लाइंट कंपनी को, तो क्लाइंट कंपनी पे क्या होता है कि मेरी फर्म अगर सर्विसेज दे रही है तो हो सकता है कि भैया वो क्लाइंट कंपनी मेरा दोस्त हो, मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त है, रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ ना, तो उसको क्या कम कर सकता हूँ मैं। तो कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑडिटर हूँ, अब भैया एक्चुअली लॉ के अकॉर्डिंग तो ठीक है, दोस्त है तो क्या हुआ, रिलेटेड तो नहीं है ना। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने कहा यार कहीं ना कहीं मैं ऑडिट करने जाऊँगा ना तो मैं कुछ गलती बताऊँगा तो मेरा दोस्त कहेगा कि अरे यार देख लेना यार, होते हैं ना दोस्ती यारी में हो जाएगा। तो रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ मैं इसको एक्सेप्टेबल लेवल पे, कि मैं अपनी फर्म का कोई और बंदा भेज दूंगा वहाँ पर, मैं इस पूरी ऑडिट में इन्वॉल्व ही नहीं रहूँगा। समझ आया। तो ये हमें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं और ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको बस रीड में डालना है, बस रीड करना है। क्या कह रहा है ये, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस द फॉर्म टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो वही हमें अपना फॉर्म टाइमिंग बता के आना है उनको कि भैया हम कैसे कैसे ऑडिट करने वाले हैं, किस किस टाइम पे करने वाले हैं, कितना टाइम लेने वाले हैं। और फिर इसमें बोला है कि ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग, ठीक है। वो ना राइटिंग में बता के आ जाए जहाँ पर उसको लगता है कि ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है, मतलब वो चीज़ें उसको राइटिंग में बता के आ जाए। अगर देखो तुम्हें लगता है कि ओरली बता देना ही सफिशिएंट है तो ओरली बता दो, अगर तुम्हें लगता है ओरली बताना सफिशिएंट नहीं है तो तुम राइटिंग में बता दो। दिस इज दैट सिंपल। आगे चलते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन नीड नॉट बी इंक्लूड इन द ऑल मैटर्स। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब में ही रिटर्न कम्युनिकेशन देना है, कुछ छोटे छोटे ऐसे मैटर्स होंगे जो आप ओरली भी बता सकते हो। जैसे मान लो रिटर्न वाले कौन से हो गए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई फाइंडिंग्स है, आपको फाइंडिंग्स मिली डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, आपको कोई फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ मिला, आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कुछ मिला, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का कुछ मिला, तो आप यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन मान लो आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई, आपको मैनेजमेंट परेशान कर रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट नहीं करने दे रहा ढंग से, तो ये तो आप ओरली भी तो कर सकते हो ना। फ़ोन कर दो उनको कि भैया देखो मेरा क्या नाम है, ये कहानी सुन रहा, प्लीज़ आप कुछ हेल्प कर दो। तो ज़रूरी नहीं है ना आप इसमें रिटर्न ही कम्युनिकेशन करोगे, आप मेल करोगे, वो मेल का रिप्लाई पता नहीं कब देगा, तो बेटर है कि आप कॉल करके बता दो उनको, ओरली बता दो, ठीक है। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग with those charged with governance regarding audit independence when required in case of listed entities। भैया ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में ना राइटिंग में ही बता के आएगा इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में। तो ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लो, ठीक है। इस पॉइंट में ऐसा कुछ था नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं भी मार्क कर लेता हूँ अपनी रियल वाली स्टडी मटेरियल में। ये एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ पॉइंट था बट ये पता नहीं मैंने मार्क क्यों नहीं किया। ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट है, इसके लिए एमसीक्यू बनाएंगे अब हम, ठीक है। तो भैया तुम अपनी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड तो राइटिंग में ही बता के आओगे कि देखो मैं इंडिपेंडेंट हूँ इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब मैंडेटरी पॉइंट है। बाकी ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज टाइमली बेसिस, ऐसा नहीं है कि आप एंड में ही बताओगे, टाइमली बेसिस पे बताते हुए चलोगे, ठीक है। ऑडिटर को जो भी मतलब आपको फाइंडिंग्स मिल रही हैं। इसके बाद है एडुक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो देखो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस हैज बीन एडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर सबसे पहले तो देखता हुआ चलेगा कि क्या उनका एक टू वे कम्युनिकेशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट
of the risk of material mistake ability sufficient audit appropriate evidence and take appropriate action। भाई अगर मान लो नहीं बना हुआ, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, मेरी डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है, तो मैं देखूंगा क्या कोई ऐसा मैटर तो नहीं है जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डाल रहा है और हमारी मतलब ऑडिट एविडेंस भी हम जिसकी वजह से नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऐसा मैटर तो नहीं है। अगर है तो भैया फिर मैं कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, मेरा जो TCWG है वो सारे डायरेक्टर फॉरेन गए हुए हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात नहीं हो पा रही है, हमारी टू वे कम्युनिकेशन बात ही नहीं हो पा रही है, मेल कर रहा हूँ तो मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल कर रहा हूँ तो कॉल लग नहीं रहा है, वीडियो कॉल हो नहीं पा रही है, व्हाट्सएप कॉल भी पता नहीं क्या फीचर उन्होंने डाल रखा है, साला वाईफाई भी नहीं चला रहे हैं, सॉरी, तो वाईफाई भी नहीं चला रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत दिक्कत आ रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो ऐसा करते हैं, हम ना नहीं बताते हैं उनको, टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, हम ऐसा करते हैं नहीं बता पा रहे तो हम ऐसा करते हैं मैनेजमेंट को बता देते हैं, मैनेजमेंट उनको बता देगा। हमने कहा नहीं हो पा रही कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मेरे को कोई मैटर मिला जो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो हमारे भी हिसाब से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और या फिर हमारी ऑडिट एविडेंस हमें नहीं ऑब्टेन हो पा रहे उसकी वजह से, तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। हम बोलेंगे मैनेजमेंट हमें नहीं पता, तू हमारी बात करवा, ठीक है, हम कहीं से भी जाके बात करवा, या तो हमें मेल डालना पड़े तो हम मेल डालेंगे, उसको बोल कि तू मेल चेक करके जल्दी से जल्दी हमें बता, क्योंकि भैया यहाँ पर मतलब बात ही ऐसी आ गई है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन छोड़ देना, ये ज़रूरी नहीं है, पढ़ लेना, वैसे कम्युनिकेटेड ओरली ये सब लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, पेपर में नहीं आता क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाओ, क्या मैं इसको क्वेश्चन नंबर मार्क करवाऊँ तुम्हें? चलो करवाता हूँ, क्योंकि इसका आंसर मैंने अलग से लिखा हुआ है। ICI का भी पीछे आंसर देख सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी वो राइटिंग में जो लिखा हुआ होता है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है CA वल्लभ सुंदर है, इज़ अ ऑडिटर ऑफ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक बैंक का ऑडिटर है ये, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ IT सिस्टम और कंट्रोल लगे पड़े हैं भैया, क्योंकि देखो बैंक में IT सिस्टम और कंट्रोल तो होते ही हैं, ATM से रिलेटेड देख लो या किसी भी आप ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड देख लो, बहुत तगड़े इनके IT सिस्टम और कंट्रोल होते हैं। मैंने कहा भैया ये सब तो मेरे को अपने की ऑडिट मैटर्स में बताना पड़ेगा। अच्छा, की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं आप अभी के लिए समझ लो, इंपॉर्टेंट मैटर्स, इसके बारे में डिटेल में हम 701 में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी ये समझ लो की ऑडिट मैटर्स मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स जो मैं अपनी रिपोर्ट में अलग से बता के आता हूँ कि भैया ये मैटर्स हैं जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और ये मेरे को लगता है कि यूज़र की नॉलेज के लिए यूज़र को पता होने चाहिए, ठीक है। क्यों ये की ऑडिट मैटर मैं बता रहा हूँ, ये भी इन्होंने बताया। इन एन ऑडिट रिपोर्ट द बैंक ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन, इनका ऑटोमेशन बहुत ही हाई लेवल का था, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, OTP आ रहा है आप OTP दे रहे हो, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, IT आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इट इम्पैक्ट्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, और इसकी वजह से ना फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्टिंग पे भी मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने देखा कि भैया उनके तो मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि इन लोगों को बार बार इंजीनियर्स को बुलाना पड़ता है, हाई लेवल ऑफ इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको क्या लगता है ये जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का ये जितने भी ऑनलाइन ये चीज़ें होती हैं, क्या यहाँ पर ये छोटे लेवल के IT के लोग के काम करते होंगे? वो सरकारी बैंक देख कर क्या आपका दिमाग अभी भी वहीं फंस जाता है कि वो बेकार सी दीवारें, वो बेकार से मतलब अजीब से लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, नॉर्मल छोटे छोटे लोग नहीं भाई साहब। जो ये होते हैं ना जितने भी हमारे बड़े बड़े लाइक ये जो होते हैं बैंक्स होते हैं या छोटे बैंक्स होते हैं, इनका जो सिस्टम होता है ना IT सिस्टम, वो इतना टेक्निकल होता है और उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स लगते हैं, IT इंजीनियर्स लगते हैं उनको बनाने वाले, उन पे डे टू डे काम करने वाले, कभी कोई गड़बड़ आ गई तो जल्दी से रिपेयर करने वाले। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हम बैंक से पेमेंट कर रहे होते हैं, UPI ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो लिखा आ जाता है कि योर बैंक फेल टू रिसीव दिस ट्रांजेक्शन में फेल हो गया। हम भी सोचते हैं ऐसा क्या हो गया, उस टाइम पे बैंक की सच में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और वहाँ पे IT डिपार्टमेंट्स के लोग लगे होते हैं। अगर रात को 12-1 बजे भी वो प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको सॉल्व करनी पड़ती है। तो ठीक है, तो ऐसे केस में ये पूछ रहा है एट व्हाट टाइम ही शुड कम्युनिकेट सच की ऑडिट मैटर्स। भाई देखो की ऑडिट मैटर्स मैं अपनी रिपोर्ट में तो लिख के आता ही आता हूँ और मैं TCWG को भी बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एंड व्हाट आर द रेलिवेंट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड एंड देयर यूजफुलनेस। देखो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को पढ़ के क्या आपको हल्का सा भी लग रहा है कि यहाँ पर 260 आएगा?
लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर 260 आएगा। देखो कहीं से भी पढ़ के नहीं लग रहा, कहीं से भी 260 की जिक्र नहीं किया, TCWG को बताने का जिक्र नहीं किया, बस ये एक लाइन आपको थोड़ा सा हिंट दे रही है कि एट व्हाट टाइम शुड कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट आ गया तो भैया कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स को किसके साथ करोगे, तो कम्युनिकेट आप की ऑडिट मैटर्स को करोगे TCWG के साथ। एक मिनट पेन चेंज करता हूँ, TCWG के साथ आप कम्युनिकेट करोगे अंडर 260। ठीक है, इतना हमें दिमाग में आ रहा है इस लाइन को पढ़ के बस, कि ऑडिट मैटर आप कहाँ कम्युनिकेट करते हो, अपनी रिपोर्ट के अंदर। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ, TCWG के साथ। अच्छा, आप किस टाइम पे करना है ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन तो क्लासिक था। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं की, मैंने है ना काफ़ी बच्चों से ये गलती करते हुए देखा है, मैंने रैंक होल्डर्स को पढ़ते हुए देखा है। मैं रैंक होल्डर्स को बोलता था कैसे पढ़ रहे हो ऑडिट, कह रहे हम है ना सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, कहते नहीं हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे। बाद में पता चला उनकी रैंक ही नहीं आई। मैं ये सच में रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ग्रुप फेल हो गया। मैं रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को। क्यों फेल हो गया, क्वेश्चन आंसर ही प्रैक्टिस नहीं किए थे। आपको लगता है कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ोगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप बार बार पढ़ोगे उससे आप पास हो जाओगे। नहीं, आप क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट भी बार बार पढ़ने हैं, लिख लिख कर भी देखने हैं, तब आपका क्लियर होगा। आपको लगता है आपके पास टाइम कम है तो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना बंद कर दो, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सब चलाना बंद कर दो, आपको टाइम ही टाइम मिल जाएगा। आप जिस दिन मोबाइल चलाना बंद कर दिया ना, आपको मैं बता रहा हूँ फ्री का टाइम मिलेगा। डेली के अगर मान लो आपको 3 से 4 घंटे भी मिल जाते हैं तो महीने के आप समझ लो आपके पास 90 to 100 आवर्स हो गए, जिसमें पूरी एक क्लास आ जाती है। ठीक है, चलो अब आप थोड़ी सी मोटिवेशन की बात हो रही है तो बता देता हूँ। अब काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर मोबाइल छोड़ दें, कितने टाइम के लिए छोड़ें, तो छोड़ दो ना, 3 महीने के लिए छोड़ दो, 5 महीने के लिए छोड़ दो, 9 महीने के लिए। अगर इतना ही नहीं हो रहा तो छोड़ दो लास्ट के महीने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे क्या ही वो, तो भाई अपनी लाइफ अगर बेस्ट देखनी है ना एक टॉप लेवल पे जहाँ पर आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो लाइफ अगर आपको चाहिए ना तो ये सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। और मैं बता दूं जब वो आपकी लाइफ बन जाएगी ना, अगर अभी से आप मोबाइल चलाने के एडिक्ट हो जाते हो ना और अभी से ये सब कुछ हो जाता है तो अभी आप स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाओगे और बाद में भी CA बनने में प्रॉब्लम होगी और बाद में भी आप जॉब ही करके रह जाओगे। लेकिन अभी अगर आपने टाइम दे दिया तो एक बात बताऊं, जब आप बहुत सुपर सक्सेसफुल हो जाओगे ना तब आपके पास टाइम होगा भी नहीं मोबाइल चलाने का, सच बता रहा हूँ। तो अभी क्यों दे रहे हो फिर, अभी तैयारी करनी है ना मैं सुपर सक्सेसफुल होने की। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, हो गई मोटिवेशन। सबसे पहले देखो हम ऐसे 260 यहाँ पर बता के आएंगे। ऐसे 260 क्या होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट TCWG रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद TCWG ऑन टाइमली बेसिस। ये हमें लिख के आना है, ठीक है। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि SA 701 भी यहाँ पर आता है। तो SA 701 क्या बोलता है, वो बताता है कि क्या अप्रोप्रिएट टाइमिंग होगी हमारी कम्युनिकेशन अबाउट KAM वेरी विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। देखो वेरी होती है, हाउ एवर ऑडिटर कम्युनिकेट कर सकता है अपने प्रीलिमिनरी व्यूज़। देखो शुरू के व्यूज़ अलग होंगे, जब वो ऑडिट करने पहुंचा उसने देखा भैया यहाँ तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है IT डिपार्टमेंट में, तो हमारे जो भी स्टार्टिंग के व्यूज़ हैं वो हम अपने अबाउट KM, ठीक है, की ऑडिट मैटर्स के जितने भी स्टार्टिंग के वो हैं तो वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे जब हम अपनी प्लान स्कोप एंड टाइमिंग बता के आएंगे TCWG को कि हम कैसे काम करेंगे, किस किस टाइम पे क्या क्या काम करेंगे। वो जब बता रहे हैं ना तब हम अपने प्रिलिमिनरी व्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। अरे ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है मे फर्दर डिस्कस सच मैटर व्हेन कम्युनिकेशन विद ऑडिट फाइंडिंग। जब ऑडिट फाइंडिंग मिलेगी तब भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब भाई बाद में भी तो हम जैसे जैसे ऑडिट करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें ऑडिट फाइंडिंग मिलती जाएगी तब हम अपने मैटर्स को बताते जाएंगे कि ठीक है कि ये हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स हैं और ये हमें KAM लगते हैं। डूइंग सो मे हेल्प elevate the practical challenges attempted to have two-way communication dialogue about key audit matter at the time of financial statement have been finalized। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके जितने भी चैलेंजेस है 2-वे कम्युनिकेशन के वो कम होंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्लैरिफिकेशन में आते जाओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसरिप्रेजेंटेशंस कम होंगी आपके और TCWG के बीच, और TCWG को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइजेशन में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन विद TCWG इनेबल्स देम टू इनेबल देम अवेयर द KAM
KM that auditors intend to communicate in the auditor's report and provides them an opportunity to obtain further classification when necessary. देखो इससे क्या होगा, आप जब TCWG को KAM बताओगे, ऑडिटर जब डिस्कस करेगा तो है ना, TCWG को भी एक फर्दर मतलब सॉरी एक मिनट, ऑडिटर को TCWG ने ऑडिटर को भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन मिल जाएगी जो हमें चाहिए होगी. हो सकता है कि हमें मतलब हम जिस चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं तो हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे, देखो ये है ना बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज ऐसी यूज़ हो रखी है, अदरवाइज ये बहुत इजी चीज़ें लिख रखी हैं. जैसे कि मान लो आप कुछ भी डिस्कस करने गए, मैंने बोला कि यार आपके यहाँ पर ये अगर डेटा ठप हो जाता है, बंद हो जाती है साइट, तो क्या करते हो? उन्होंने कहा फिर हमें ना रात को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, वो अपने होम नेटवर्क से ये सब चीज़ें देखते हैं, तो हमें ना फर्दर क्लासिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई ये लोग काम कैसे करते हैं, होता कैसे है आगे. जितना हम डिस्कस करेंगे उतना हमें हेल्प मिलेगी, उतना हमें चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी. द ऑडिटर में कंसिडर इज यूजफुल टू प्रोवाइड TCW विद ड्राफ्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट टू फैसिलिटेट दिस डिस्क्लोजर. हम KAM डिस्कस करने के लिए एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकते हैं उसको, ठीक है, TCWG को, कि देखो ताकि हम डिस्कस कर पाएँ, ठीक है. इसको communication with TCWG recognizes their importance role in overseeing the financial reporting process and provides the opportunity of TCWG to understand the basis of audit decision in relation to KAM and how these matters will describe in the auditor's report. तो एक तरीके से इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक तो उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में एक हेल्प मिल रही है, उनको इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा है कि उनको, ठीक है, TCWG को, और इसकी वजह से है ना हमारी ऑडिट रिपोर्ट से भी रिलेटेड मतलब मैनेजमेंट वो जो TCWG है वो समझ पा रहा है कि हमने ऑडिटर के बिहाफ पे कैसे डिसीजन लिए हैं KAM को सेलेक्ट करने में, ठीक है. It also enabled TCWG to consider whether a new or enhanced disclosure may be useful. इससे क्या होता है, इससे है ना TCWG को भी हेल्प मिलती है कि क्या उनको कोई नया या इन्हेंस्ड डिस्क्लोजर चाहिए कि नहीं चाहिए, जो कि वो फैक्ट दैट दीज मैटर विल बी कम्युनिकेटेड विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऑडिटर TCWG को ये पता चल जाएगा कि भैया क्या मुझे कोई फर्दर डिस्क्लोजर तो नहीं चाहिए, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन तो गैदर नहीं करनी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स है ना हमारे ऑडिट रिपोर्ट में जाने वाले हैं भैया. जो चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में जाने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये सब पढ़ने वाले हैं. तो क्या मेरे को इसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं जुटानी? क्या पता मेरे को इससे TCWG को अगर इससे और इन्फॉर्मेशन जुटानी है ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करेगा वो भी उसको देखना है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या उसको डालना है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और कुछ मेरे को कोई फाइंडिंग्स मिल जाती है एज अ TCWG बोल रहा हूँ, नॉट ऑडिटर, ठीक है. तो वो TCWG देखेगा. अब एक क्वेश्चन आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3. बस इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, ईजी सा ये ऐसे है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया. अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है, MTP में आया हुआ है, अभी तक पेपर में नहीं लगा है, बट कभी भी लग सकता है, और जिस टाइम लग गया तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर मैंने ये करवा दिया तो, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से इसको ढूंढा है, पता है, MTP में 2020 की MTP में मुझे मिला था. तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी. और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देख लिया ना, वो बोलेगा कि ICAI ने सबसे टफ पेपर बनाया है इस बार, और बोलेगा कि ICAI ने आउट ऑफ द लीग पूछा है. इस क्वेश्चन को पढ़ते ही भैया आप कहोगे कि ICAI ने आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछा है? नहीं. क्यों? क्योंकि देखो इसने है ना काफ़ी सारी नॉलेज को मिक्स कर रखा है. इसने यहाँ पर कारो भी मिक्स कर दिया, इसने यहाँ पर इंडेस भी मिक्स कर दिए, इसने यहाँ पर अदर एसेस की रिक्वायरमेंट भी मिक्स कर दी. भाई साहब ICAI ने मिक्स क्वेश्चन पूछा है, लेकिन रिलेटेड था 260 से, इसलिए मैंने आपको बताया. देखो ऑडिट टीम ऑडिट कर रही है कंपनी में, ठीक है. एंगेजमेंट पार्टनर ने ऑडिट टीम से बोला कि तू रिव्यू कर बोर्ड मीटिंग्स को. उन्होंने कर ली, रिव्यू भी कर लिया. उसके बाद उनको कुछ फाउंड हुई कुछ चीज़ें. क्या क्या? एक तो लॉन्ग टर्म लोन मिला जो कि पेरेंट कंपनी ने दिया था, जिस पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का कोई पेमेंट नहीं किया अभी तक हमने. मैंने कहा हाँ. इसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर रिसीव हुआ था पेरेंट्स से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 23,000, लेकिन हमने इसकी भी कोई डिस्क्लोजर या एंट्री नहीं करी. ये भी हॉ वाला पॉइंट है कि ये तो गलत है भैया.
इसके अलावा हमने 3.25 लाख पर मंथ एक फीस दी है रिलेटेड पार्टी को, मतलब अपने ही किसी जान पहचान वाले बंदे को, जिसका आर्म लेंथ प्राइस तो बस 25,000 रुपये है। तो 3 लाख तुम पर मंथ ज़्यादा दे रहे हो, ये भी चीटिंग है भैया, यहाँ भी तुम फंस गए। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक मुझे मिली है 47 लाख की। मैंने सीएफओ से बोला सीएफओ इन्फॉर्मेशन दे भैया, सीएफओ ने रिफ्यूज़ कर दिया इन्फॉर्मेशन देने से और कहा कि ये हमारे बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा हो, ये भी गलत किया आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अबाउट द आइटम टू बी रिपोर्टेड टू TCWG। तो ये पढ़ते ही, रिपोर्टेड टू TCWG पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आया बच्चों, SA-260 मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, वेयर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन योर ऑडिट फाइंडिंग्स इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है, मतलब ठीक है 260 मुझे बताना है। अब 260 मैं बताऊंगा, 260 के साथ मैंने देखा कि यहाँ तो रिलेटेड पार्टी की भी बात हो रखी है, तो भैया मैं रिलेटेड पार्टी वाला भी सेक्शन बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा इंडेस में भी एक रिलेटेड पार्टी आता है, तो वो भी बता के आऊँगा। और अगर अभी देखो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए आपको कोई और रिक्वायरमेंट लगी तो वो भी बता के आऊँगा। मैं मॉडिफाई भी करूँगा अपनी रिपोर्ट को, अगर मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर ये नहीं दी ना इन्फॉर्मेशन, सीएफओ ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी है। मैं कहा ऐसी कैसी कॉन्फिडेंशियलिटी, जा, मैं तो रिफ्यूज़ कर रहा है ना, मैं डिस्क्लेमर देकर आऊँगा क्योंकि ये परवेसिव है भैया। ये देख रहा है 47 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, छोटा अमाउंट है तो क्वालिफाई करके आऊँगा अपनी रिपोर्ट को। ठीक है, और अमाउंट से वैसे कुछ नहीं होता, परवेसिव का मतलब है कंपनी में एज अ होल बहुत बड़ी जगह पे वो फैला हुआ है। अगर ये ज़्यादा बड़ी जगह पे नहीं फैला हुआ, अमाउंट से कुछ नहीं होता, तो भी मैं वो देकर आऊँगा। वैसे अमाउंट से भी होता है, लेकिन 47 लाख फिर भी एक रीज़नेबल अमाउंट है, ठीक ठाक अमाउंट है, मतलब बहुत बड़ा तो है ही, लेकिन डिपेंड करेगा कंपनी के साइज़ पर। तो मैं ऐसे 705 भी देकर आऊँगा। इसके अलावा हमारे कारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पैराग्राफ 3 में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई। ठीक है, ऑडिट में हम जितने भी अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो वो सारे पॉइंट्स मेरे ये रिलेटेड पार्टी पढ़ते ही आ गई। अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि इंटर में आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा हो। अब मैं बताऊँगा आपको फाइनल के लिए, आ जाओ बच्चों। पहले मैं बताऊँगा ऐसे 260 उसका नाम, फिर बताऊंगा कि वो डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नमेंट्स इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज के लिए जो है वो कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट इन कनेक्शन विद द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, helps the auditor to establish a common understanding with TCWG of the nature and resolution of these matters। ये ऐसे कह रहा है 550 कि भैया तुम है ना ये वाले सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट कर लो। ठीक है, कम्युनिकेट कर लो एंटिटी के साथ कि भैया सिग्निफिकेंट मैटर राइजिंग ड्यूरिंग द कनेक्शन विद द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लो, सॉरी मतलब वही कम्युनिकेट कर लो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना लो TCWG से कि ये रिलेटेड पार्टी के जो हमें मिले हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, इसका नेचर क्या है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है, मतलब इसका क्या नेचर है, मतलब क्या इनके मुद्दे हैं और क्या इनका रिजोल्यूशन है, समाधान क्या है इनका। ठीक है, द ऑडिटर ऑल्सो रिक्वायर टू इंश्योर दैन कंप्लाइंस इंड AS 24 का रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का भी कंप्लाइंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो भी हमें बताना पड़ेगा। अब हमने बस अभी तक नाम लिखा है इसका, अब इसका यूज़ होगा गिवन केस में। तो पहले हम बताएंगे, देखो गिवन सिनेरियो में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ब्रीफ समरी। हम एक ब्रीफ समरी, छोटी सी समरी बना के आएंगे और वेरियस आइटम्स टू बी रिपोर्टेड टू TCWG इन अकॉर्डेंस विद SA 260। पहले हमने बोला कि देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, जो हमें ऐसे ही मिली है जिसमें हमने कोई पेमेंट नहीं करी है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंप्यूटर मिला है फ्रॉम द पेरेंट, वो हमें एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज पर इंड AS 24। भैया मैं उसको बता के आ रहा हूँ TCWG को कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेट डिस्क्लोजर दे देना इसका, नहीं दिया तो मैं अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बता के आऊँगा कि उनको, आपको है ना, मैं देखो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ समरी बना रहा हूँ और ऐसे 207 के तहत जो भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ TCWG को, उनको बता के आ रहा हूँ कि उनको क्या करना है, उनको एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, इसके बाद पेमेंट ऑफ फीस टू द रिलेटेड पार्टी, जो आप कर रहे हो, जो आर्म लेंथ प्राइस से भी ज़्यादा की जो पेमेंट कर रहे हो आप फीस की रिलेटेड पार्टी को, वो जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी है, अब उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करो इंड AS 24 के तहत। कहाँ पर,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको डिस्क्लोज करो क्योंकि वो आपने किया नहीं है। और मैंने कहा जो रिफ्यूज़ल कर रहा है सीएफओ, मना कर रहा है कि भैया मैं नहीं दे सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है और ऑडिटर को शेयर नहीं कर सकते, कांट शेयर, ठीक है। मैंने कहा ये जो डिनाई कर रहा है ना ये बंदा, मैं ना ये ना किस चीज़ को जागृत कर रहा है यहाँ पर, इम्पोजिंग लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर जो लगा रहा है ना, भैया मैं 705 दे दूंगा, मतलब मॉडिफाई कर दूंगा, डिस्क्लेमर या क्वालिफाई कर दूंगा अपनी रिपोर्ट को। इसके अलावा ऑडिटर को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है अपनी क्लॉज 13 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, वेदर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आर कंप्लाइंस, क्या सारी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी की है वो कंप्लाइंस कर रही है एज पर सेक्शंस 177 और 188, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट वेयर एप्लीकेबल, एंड डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और क्या है इनकी जो डिटेल्स हैं क्या वो डिस्क्लोज हो रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल इंड एस, जो कि मतलब जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड इंड एस है उसके अकॉर्डिंग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ डिस्क्लोज किया हुआ है इन्होंने। तो ये सब कुछ मैं कारों में बता के आऊँगा। देखो कारों में आपको बताना होता है क्या इन्होंने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है, ठीक है, क्या ये सेक्शन 177 188 को पूरा फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग एज पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ये हमें बता के आना है। था ना क्वेश्चन मस्त ये, सच में यार ये जब आ गया ना तुम्हारे पेपर में, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 अगर पेपर में आ गया ना तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तुम्हें याद आ जाएंगे सारे पॉइंट्स। मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये भी याद आ गया ना 260 550 इंडेस 24 705 कारो 2020 पैराग्राफ सॉरी क्लॉज 13 पैराग्राफ 3 सेक्शन 177 188, इतना सब याद आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, फुल 6 नंबर। और अगर मान लो ये सब याद नहीं आया और कुछ भी याद आ गया तो एटलीस्ट कुछ तो लिख पाओगे। मैं तो कहता हूँ अब तो याद आ ही जाएगा यार, मैंने लिखो देखो कितनी मेहनत करी यार तुम्हारे लिए लिखा है, ठीक है। अब ये इंडेक्स ख़त्म करते हैं, पूरा 1 घंटा हो गया, एक एक इंडेक्स 1 घंटे में बहुत सही स्पीड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।